Good morning. Today, this is the chapter number. This is the part of third part of this chapter. Okay. So now let me start about the talking about the Peninsular River. We have discussed in yesterday about in a previous class about the Ganga rivers and what are the tributaries and which are the tributaries of the Ganga river, where is the originated of Ganga river. Okay, about the Indus river, Brahmaputra river, which is the famous delta in the world. Okay, so these are we have to discuss about all these things. Now today we will discuss about the Peninsular river. Okay, so let me start. Western Ghat is considered to be the main water divided for Peninsular river. Major rivers of the peninsula are महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा. तो जो पेनिसुलर रिवर है, ये जो वेस्टर्न घाट है एक तरीके से वो क्या है, वाटर को डिवाइड करता है. और जो मेजर रिवर्स हैं जो पेनिसुलर रिवर की, वो है गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी. इजंट इट? ऑल दीज रिवर्स फ्लोइंग ईस्टर्नवर्ड्स एंड मीट द वे ऑफ बंगाल. जो ज़्यादातर रिवर्स हैं वो क्या हैं, बे मतलब ईस्ट जो मतलब ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं वेस्ट से. मोस्ट ऑफ द जो पेनिसुलर रिवर्स की अगर बात करते हैं तो जो रिवर्स हैं वो जनरली क्या हैं, जो वेस्टर्न घाट से निकल के जाती हैं और ईस्टर्न जो घाट है इट मीन्स ईस्ट की तरफ ईस्ट टुवर्ड्स की तरफ फ्लो होती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं. इजंट इट? इट मीन्स जो जितनी भी रिवर्स जो पेनिसुलर रिवर्स हैं, जैसे कुछ दो या तीन मैंने रिवर्स को छोड़ दीजिए, सोन रिवर है, महानदी है, तापी है, ये जो रिवर्स हैं ये एक्चुअल में क्या है, अरेबियन सी. इट मीन्स इनका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन है. बट अगर हम बात करें अदर रिवर्स की, अदर रिवर्स इट मीन्स जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो ये रिवर्स जो है पेनिसुलर रिवर है. इन सब बहुत सारी जो रिवर्स हैं ऐसी पेनिसुलर रिवर जिनका ओरिजिन जो है आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट से हुआ है और उनका जो फ्लो है वो क्या है, कहीं ना कहीं वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं. ओके, तो ये छोटी मोटी रिवर्स नहीं कह सकते. वी कैन से दैट इट इज़ मतलब एक बिग रिवर्स हैं. अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं. जैसे महानदी है जो कि उड़ीसा में आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एक डैम है, इसको इसको मल्टीपर्पज़ डैम भी कहा जाता है. मल्टीपर्पज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो डैम बनाए जाते हैं किसी भी रिवर्स पे, तो उसका पर्पज़ सिर्फ वाटर को कंजर्व करना नहीं होता, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी होता है. कल्टीवेशन के लिए उसमें मतलब आप देखेंगे कि क्रॉप्स करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं, उसके लिए वाटर की एबिलिटी होती है, मतलब वाटर की नीड्स होती है. तो हम लोग उससे वाटर की एबिलिटी भी वहाँ से पूरी की जाती है. इट मीन सॉरी, एग्रीकल्चर के लिए वाटर की जो एबिलिटी होती है, इट मीन वाटर की ज़रूरत पड़ती है उससे. ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. एंड आप देखेंगे कि मतलब जो डैम्स होते हैं वो एक ही मतलब एक तरीके से उसको मल्टीपर्पज़ डैम इसीलिए बोला जाता है. मैं आपको बताऊं, मल्टीपर्पज़ वर्ड यूज़ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उसका मल्टी मतलब बहुत सारा, मतलब एक नहीं कई यूज़ होते हैं, मतलब कई पर्पज़ होते हैं, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ डैम बोला जाता है. तो जो मल्टीपर्पज़ जो डैम है, तो हीराकुंड डैम जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम जिसको बोला जाता है, तो ये है महानदी पे, जो कि हीराकुंड इसका नाम है वो. ओके, इन उड़ीसा. तो याद रखना, भूलना नहीं. ओके, ऐसे बहुत सारे जो डैम भी हैं मल्टीपर्पज़ डैम, जैसे सलाल है जो कि नॉर्थ इंडिया में है. ओके, जैसे नागार्जुन सागर है और गांधी सागर भी है, तो कोयना भी है. तो ये बहुत बड़े बड़े ऐसे डैम्स हैं जहाँ पे आपको देखने को ये चीज़ें मिलेंगी. मतलब जो मल्टीपर्पज़ डैम्स हैं वो जनरली देखने को मिलेंगे. जो एक तो वाटर कंजर्वेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है उससे. ओके, तो ये रिवर्स जो हैं जनरली वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं और जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं. ओके, मैनी रिवर्स फ्लोज टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. लार्जर रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट एंड मीट द अरेबियन सी इन द वेस्ट. इट मीन्स जो तापी है, ओके, नर्मदा है, तो ये ऐसी रिवर्स हैं जो कि ईस्ट से फ्लो होती हैं और वेस्ट की तरफ मतलब अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं. इट मीन्स मिल जाती हैं वहाँ जा कर के. ओके, वहाँ डेल्टा बनाती हैं अरेबियन सी में. एक्चुअली में जो है जो नर्मदा रिवर है ये इंडिया की एक ऐसी रिवर है जो कि ये डेल्टा नहीं बनाती. ये जो रिवर है वो क्या करती है, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज नर्मदा बेसिन. नर्मदा ओरिजिनेटेड नियर द अमरकंटक प्लेट्यू इन द मध्य प्रदेश. It flows western towards in a rift valley in flow
through a rocky terrain of marbles near Jabalpur and flow faster due to the slope. The धौलाधार फॉल्स आर लोकेटेड हेयर। इट मीन्स जिसका जो नर्मदा रिवर है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। ओके, ये रिफ्ट वैली के थ्रू, इट मीन्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती जाती है। और रिफ्ट वैलियों के जो देखा जाए तो रिफ्ट वैलियों के विद द हेल्प ऑफ, जैसे रिफ्ट वैलियों में होकर के ये कहीं ना कहीं फ्लो होती है। ओके, तो जो जबलपुर में आप देखेंगे कि जबलपुर के पास से होते हुए गुजर के, और यहाँ पे इस मतलब एक ये जो है एक फॉल का ओरिजिन मतलब फॉर्मेशन करती है, वो फॉल है धौलाधार फॉल्स, ठीक है। और ये कहाँ पे, यहीं लोकेटेड है, isn't it? Tributaries of the river do not have a longer flows. Most of the rivers are meet in the right angles. It's a basin area is a spare overall of Madhya Pradesh and the Gujarat. Narmada is about the 1312 किलोमीटर लॉन्ग। इट मीन्स इसकी अगर देखा जाए तो इसकी कुछ ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज नहीं है, और जो है इसकी लेंथ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और गुजरात में 1312 किलोमीटर्स लंबी है। और जनरली मोस्टली ये दो स्टेट्स में फ्लो होती है, जो है एक मध्य प्रदेश है और गुजरात है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ तापी रिवर। द तापी बेसिन, सतपुड़ा रेंजेस आर लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। तो जो सतपुड़ा रेंज है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, तापी रिवर्स ओरिजिनेटेड इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट। जो तापी रिवर का जो ओरिजिन है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। इट्स फ्लो in a rift valley parallel to the Narmada and the meets Arabian Sea. It has the extensive basin in the Madhya Pradesh and the Maharashtra. Tapi is almost 724 किलोमीटर लॉन्ग। इट मीन जो तापी रिवर है वो बैतूल मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन हुआ है, और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से। ओके, होते हुए फ्लो होती है ये, और ये नर्मदा रिवर के पैरेलल फ्लो होती है जो कि अरेबियन सी में जा कर के गिर जाती है। ये भी एक जब नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली से होके फ्लो होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, रिफ्ट वैली के थ्रू ही कहीं ना कहीं फ्लो होती है। ओके, यानी कि थ्रू, इट मीन्स रिफ्ट वैलियों में होकर के फ्लो होती है ये। अब रिफ्ट वैली क्या होता है, रिफ्ट वैली होता है कि दोनों साइड्स बहुत मतलब जो लैंड्स का एक पार्ट होता है, लैंड के दोनों तरफ मतलब बीच में खाई हो, और दोनों साइड जो है कहीं ना कहीं क्या हो, जो लैंड एरिया है वो उठा हुआ हो। तो उस बीच में से दोनों लैंड मतलब दोनों साइड्स मतलब टू साइड्स अगर देखें, एक साइड भी और एक इस साइड भी, दोनों साइड बहुत लैंड का जो पार्ट है वो एक ऐसा माउंटेन टाइप उठा हुआ हो, और बीच में से एक खाई हो, तो उस खाई वाले एरिया को कहा जाता है क्या, रिफ्ट वैली। ओके, coastal plains between the Arabian Sea and the Western Ghats is very narrow, so that the rivers have shorter flow. Major rivers flowing western towards have the shortest courses. Major rivers flowing westwards are Sabarmati and the Mahi. ओके, इट मीन्स माही नदी। ओके, तो जो कोस्टल प्लेन्स है जो कि वेस्टर्न घाट इसको बोला जाता है एरेबियन सी, वो थोड़ा सा क्या है, सकरा है, नैरो है। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है कहीं ना कहीं क्या है कि वो ईस्ट की तरफ मतलब फ्लो होती है। मेजर जो रिवर्स हैं अगर देखा जाए तो कुछ कुछ शॉर्टेज रिवर्स हैं जो नर्मदा तापी है, और कुछ ऐसी मेजर रिवर्स हैं जो कि साबरमती और माही रिवर भी हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज गोदावरी बेसिन। दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर। ये गोदावरी बेसिन जो है, इट मीन्स गोदावरी रिवर इसकी बात करें तो ये क्या है, पेनिसुलर रिवर, पेनिसुलर जो है रिवर्स की सबसे बड़ी रिवर है। ओके, इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट नियर द नासिक इन द महाराष्ट्र। ये जो है कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, महाराष्ट्र के नासिक से। नासिक इट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र। ओके, इट इज़ अबाउट द 1465 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, it is flows to the east and the mid Bay of Bengal. It has the largest basin among the peninsular river. About the 50% of its basin lie in the Maharashtra and its rest in the Madhya Pradesh and the आंध्र प्रदेश। इट मीन्स जो गोदावरी रिवर है, अगर आप देखेंगे कि इस जो पेनिसुलर रिवर का सबसे बड़ा बेसिन है तो कोई 50% कवर करता है। ओके, और जो कि महाराष्ट्र में है, मतलब इसका अगर बेसिन देखा जाए तो महाराष्ट्र में 50% कवर करता है, और पेनिसुलर रिवर की सबसे बड़ी रिवर है। जो इसकी लेंथ है वो कहीं ना कहीं 1465 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट वन इज मैनी ट्रिब्यूटरीज मीट इन द गोदावरी अमंग दैम द पूर्णमा, वर्धा, प्रणहिता, मंजारा, वीनगंगा एंड द पैनगंगा are the major rivers. Godavari has a longer flow and a larger basin, so it's is also
नॉन एज गंगा ऑफ साउथ। इट मीन्स ये बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो बेसिन है गोदावरी बेसिन पेनिनसुलर रिवर का, तो इसको क्या कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ, मतलब साउथ की गंगा कहा जाता है इसको। ओके, तो इसकी कुछ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जैसे पूर्णा है, वर्धा है, ओके, वैनगंगा है, तो ये जो है पैनगंगा है। तो ये जो रिवर्स हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ट्रिब्यूटरीज मतलब इसमें आकर के मिल जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज महानदी बेसिन। Mahanadi originated in the mountainous area of the Chhattisgarh. It is flows through the Odisha and the mid Bay of Bengal. It is about the 860 kilometer long and has a basin spread in the Chhattisgarh and Jharkhand and Odisha. इट मीन्स जो रिवर है महानदी वो क्या है उड़ीसा में, मतलब इसका ओरिजिनेटेड तो छत्तीसगढ़ से हुआ है, बट एक्चुअल में जो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो उड़ीसा में फ़्लो होती है। इट मीन्स जो फ्लो होती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीन स्टेट्स में फ़्लो होती है, और इसकी जो लेंथ है 860 किलोमीटर है, इजेंट इट, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट वन है कृष्णा बेसिन। इट इज़ ओरिजिनेटेड नियर द मानसरोवर इन द महाराष्ट्र, सॉरी महाबलेश्वर इन द महाराष्ट्र। जो कृष्णा रिवर है इसका ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ, महाबलेश्वरम इन महाराष्ट्र। इट इज़ अबाउट द 1400 किलोमीटर। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा आर हर मेजर ट्रिब्यूटरीज। इट इज़ अ बेसिन एक्सटेंड इन द महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। जो कृष्णा रिवर है इसका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तीन डिस्ट्रिक्ट मतलब तीन स्टेट्स में इसका कहीं ना कहीं एक्सटेंड है, और इसकी जो लेंथ है 1400 किलोमीटर लेंथ है, और इसका ओरिजिनेटेड जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से हुआ है। उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है कोयना है, ओके, घाट प्रभा है, मूसी है, भीमा है, तुंगभद्रा है। तो दीज आर द नेम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर, इजंट इट। नेक्स्ट वन इज कावेरी रिवर। कावेरी रिवर it has its origin in the Brahmagiri ranges in the Western Ghat, and it's about 760 kilometer long. Amravati, Bhavani, Hemavati and the Kalini are her major tributaries. Its a basin extend in the Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. It's a meet the Bay of Bengal to the south of the कोड्डालोर इन द तमिलनाडु। इट मीन्स अगर आप देखेंगे कि जो कावेरी रिवर बेसिन है वो उसका वो जो है उसका एक्सटेंड जो है 760 किलोमीटर तक फैली हुई है। वो मतलब इसकी लेंथ जो है 760 किलोमीटर तक। इसका जो अगर देखें एक्सटेंड किन किन स्टेट्स में फ्लो होती है, तो वो जो एक्सटेंड है इसका वो है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो दीज आर द 3 स्टेट्स, ये 3 स्टेट्स हैं, ओके। तो इन जगहों पे फ्लो होती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमावती। तो दीज आर द नेम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। एंड देखेंगे कि अब ये भी कहीं ना कहीं कहाँ जाके मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। इट मीन्स ईस्टर्न घाट पे कहीं ना कहीं ये डेल्टा बनाती हैं, ओके। तो देयर आर अदर स्मॉलर रिवर्स विच इज़ फ्लो ईस्टर्न वर्ड्स एंड द मीट बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स इंक्लूडेड दामोदर, ब्राह्मणी, वितारनी एंड सुवर्ण खेया। इट मीन्स जो रिवर्स हैं ये कुछ ऐसी मेजर रिवर्स हैं जो कि अपना डेल्टा जो है मतलब ईस्टर्न घाट पे डेल्टा बनाती हैं और मीट टू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं, ओके। जैसे दामोदर रिवर है, ब्राह्मण नदी है, बेतनी है। तो ये रिवर्स ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या करती हैं, अपना डेल्टा ईस्टर्न घाट पे बनाती हैं और कहाँ जाके मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, ओके। तो ये जस्ट some 3 points has given to you, just read it and know about it. It is a general thing. Hydrosphere exists overall 71% on the earth surface. It means hydrosphere you know very well that आप शायद 8th क्लास तो नहीं कह सकते, हाँ 8th क्लास में आप पढ़ के आ चुके होंगे, 6th में भी दिया है, 8th में भी दिया हुआ है कि these are the 4 sphere. First one is hydrosphere, second one is lithosphere, third one is atmosphere, the last one is biosphere. तो हाइड्रोस्फीयर किसे कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर उससे जो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, इट मीन्स वाटर वाला एरिया, जैसे लेक्स आ गई, पॉन्ड्स हैं, या फिर ओशंस हैं, सी हैं। तो जो अपने अर्थ पे जो हाइड्रोस्फीयर है वो 71% है, इजंट इट। इट मीन्स वाटर बॉडीज़ जो है, आप देख सकते हैं कि जो अपना जो अर्थ है वो ब्लू प्लेनेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे वाटर की एबिलिटी
लैंड की एबिलिटी से एज़ कम्पेयर ज़्यादा है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसीलिए कहीं ना कहीं जो दूर से अगर इट मीन्स हम मून से अगर वहाँ से अगर देखें अर्थ का वो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है एक नीले का मतलब ब्लू टाइप कलर से मतलब अपना अर्थ दिखता है, क्योंकि यहाँ पे 71% वाटर है। और आपने शायद आई थिंक प्रीवियस क्लास जो है 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, ये दिया हुआ है बहुत अच्छे से। और दिस तो हाइड्रोस्फीयर इट इज़ अ वाटर बॉडी पार्ट, लिथोस्फीयर इट इज़ अ लैंड बॉडी पार्ट। लैंड बॉडी पार्ट वी कैन से दैट द इट मीन्स जो 29% एरिया में क्या है अपना लैंड, मतलब लैंड एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं कि अपना इंडिया 29% पे, अपना इंडिया जो है आपको बता दूं कि वर्ल्ड में 29% कवर करता है। इट मीन्स लैंड जो एरिया सिर्फ 29% है। अगर 29% को 100% में अगर मतलब हम कन्वर्ट करते हैं तो उस 100% में से जो इंडिया जो कवर करता है वो सिर्फ जो है 2.4% लैंड कवर करता है इंडिया। ओके, ये लैंड की बात कर रहा हूँ, एरिया की बात कर रहा हूँ। अगर पॉपुलेशन की बात करें ना, तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, इंडिया जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.6% पॉपुलेशन कवर करता है। इट मीन्स 100% पॉपुलेशन में से इंडिया में 17.6% पॉपुलेशन कवर करता है, क्योंकि इंडिया इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यू नो वेरी वेल दैट। ओके, then seventh largest country in India, it is the seventh largest country in the world in terms of area. So this is the common thing you learn about it. So this is the lithosphere and hydrosphere. I hope so कि you understood the hydrosphere and lithosphere. The two one is remaining, two things is remaining. First one is atmosphere, then second one is biosphere. The atmosphere, the study about the एयर, इट मीन्स जो आप देखते हैं कहीं ना कहीं जो आप मतलब अर्थ के सरफेस पे वी कैन सी दैट द स्टडी अबाउट द गैसेस एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब कह सकते हैं कि जो अपने आसपास का जो सराउंडेड जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस अवेलेबल है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैसेस जो हैं, तो इट मीन्स जो एटमॉस्फेयर होता है ये इसी के अंदर कहीं ना कहीं इसका कंपोजिशन मतलब एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन करने में गैसेस हैं, ये हेल्प करती हैं। तो इनकी स्टडी इट मीन्स एटमॉस्फेयर में यही होता है। एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर, ये जो एयर के बारे में स्टडी करना, हवा जो है वायु उसके बारे में। ओके, तो ये मतलब कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर था, और जहाँ पे तीनों की प्रेजेंसता होती है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, तो तीनों की मतलब देखिए, वाटर की एबिलिटी इट मीन्स हाइड्रोस्फेयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फेयर, वाटर बॉडी इट इज हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर इट मीन्स लैंड बॉडी, एयर इट मीन्स एटमॉस्फेयर। ओके, तो दीज आर द थ्री मेन थिंग्स। तो देर आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इज बायोस्फेयर। इट मीन्स इन तीनों का जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ तीनों की एबिलिटी होती है उसको क्या कहा जाता है, बायोस्फेयर कहा जाता है, इजंट इट। तो दीज आर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। नेक्स्ट वन इज अबाउट द 97% ऑफ इट्स सैलिन वाटर। इट मीन्स जो 71% वाटर है उसको अगर हम 100% वाटर में अगर कन्वर्ट किया जाए, और उस 100% वाटर में से आप देखेंगे कि 97% वाटर है वो क्या है, सैलिनिटी, मतलब ऐसा वाटर जिसको अनप्योर वाटर भी कह सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब यूजेबल वाटर नहीं है ये। सिर्फ 3% वाटर एक ऐसा है जिसको यूज़ किया जाता है, ओनली 3% वाटर का ही यूज़ किया जाता है, इजंट इट। नेक्स्ट वन इज ओनली 3% वाटर इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर, 1/4 ऑफ इट्स पोर्शंस इन द फॉर्म्स ऑफ आइस। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि जो 3% वाटर है यानी फ्रेश वाटर है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि रिवर्स में भी, पॉन्ड्स में भी, और जो मतलब लेक्स है इन जगहों पे एबिलिटी है वाटर की, तो उस चीज़ का उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सैलिनिटी मतलब होता है जहाँ पे मतलब खारापन जिसको, जो पानी अगर हम पीते हैं तो खारा लगता है हमें, नमकीन टाइप पानी लगता है। इट मीन्स नमक, जिसमें सॉल्ट की, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट की एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। ओके, तो अगर हम पूरे अर्थ पे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी अगर देखने को मिलती है वो है क्या, आप देखेंगे कि जो है एक
मृत सागर है, इसको कहा जाता है रेड सी कहा बोलते हैं उसको। वैसे मोस्टली अगर जोन की अगर बात करें तो अर्थ पे इक्वेटर जो जोन है, यानी इक्वेटर के पास में 0 डिग्री, इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटीट्यूड, उसके पास में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी की एबिलिटी होती है। इट मीन सबसे ज़्यादा खारापन होता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है पानी का एवोपरेशन होता है। वहाँ पे जो पानी है वो क्या है, एवोपरेट होकर के ऊपर उड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज लेक्स। तो देयर आर मैनी लेक्स इन द इंडिया। फ्रेश वाटर लेक्स आर फाउंड more in the Himalayas regions. Most of the lakes are contains water during rainy seasons. In Himalaya regions, lakes are formed from the glaciers. A few lakes are formed due to the winds, rivers, and the human action. ओके, तो जो रिवर्स है इंडिया में, जनरली जो फ्रेश वाटर रिवर्स हैं वो हिमालय के आसपास मतलब देखने को मिलती हैं। और जो रिवर्स हैं उनमें जनरली रेनी सीजन्स में वाटर जो है उस वो कहीं ना कहीं उन्हीं में वाटर रेनी सीजन्स की वजह से मतलब वहाँ पे फुलफिल हो जाता है। और अगर इनकेस अगर रेनी सीज़न या रेनी टाइम में अगर फुलफ़िल नहीं होता है, या रेनी सीज़न के अलावा उसमें जो है आइस मिल्ट जो होता है, वहाँ पे जो आइस होता है ना, ग्लेशियर्स के पिघलने से भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। इजंट इट? इन रिवर्स हैविंग अ मैनी मिंडर्स ऑक्सबो लेक्स आर द फॉर्म सी टाइड्स हैव ए क्रिएशन लेगून्स लेक्स चिल्का कोलेरू एंड पुलिकट लेक आर एग्जाम्पल ऑफ द दिस टाइप ऑफ लेक्स। इसमें जो एक लेक है वो लेगून लेक्स कहा जाता है। लेगून टाइप लेक मतलब होता है कि अगर आप देखेंगे कि जो सी के किनारे पे, इट मीन्स अरेबियन सी में, केरला में आप देखेंगे कि अरेबियन सी केरला में जो लैंड का पार्ट है वो थोड़ा सी की जो बाउंड्री होती है वो क्या थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है। मतलब इस टाइप का कि आप देखेंगे यू आकार से भी थोड़ा सा, और अगर हम आगे बढ़ा जाए तो यू आकार टाइप का दिखता है वो। मतलब लैंड से कवर है लेकिन जो वाटर बॉडी है थोड़ा सा पानी अंदर है। तो इस टाइप की जो लेक्स होती हैं वो कैसी लेक्स होती हैं, लेगून लेक्स होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है चिल्का लेक। ओके, जो कि चिल्का लेक जो है कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और कोलूर एंड पुलिकट लेक आर एग्जांपल ऑफ द टाइप्स ऑफ लेक। तो ये जो लेक्स हैं वो केरला में। ओके, सामर लेक इन राजस्थान सेलिन लेक्स एंड सॉल्ट इन प्रोड्यूस फ्रॉम इट। इट मीन्स जो है सामर लेक है वो राजस्थान में है, जहाँ से जो है सॉल्ट बनाया जाता है सामर लेक से। तो इसको याद रखिए कि जो सामर लेक्स है उससे क्या मतलब बनाया जाता है, सॉल्ट बनाया जाता है। वहाँ पे जो है सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है उस लेक में। ठीक है, वहाँ की जो वाटर में जो है सैलिनिटी की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे वहाँ पे क्या किया जाता है, सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज हिमालय हैज़ मैनी फ्रेश वाटर लेक्स विच इज़ आर फॉर्म ड्यू टू द glacial actions. Water was filled in the depressions which is lead to the formation of lakes. Beautiful lakes are formed here due to melting of snow. Wooler lakes in the Kashmir and the tectonic origin. Other freshwater lakes of this area Dal, Bhimtal, Loktal and Badamni. It means these are the main important lakes in the Himalaya regions. ये जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जैसे वूलर लेक है वो कहाँ पे है, कश्मीर में है। ओके, जो सामर लेक है वो राजस्थान में है। वो वहाँ पे सैलिनिटी वाली लेक है, उस लेक का सिर्फ सॉल्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो वूलर लेक है वो क्या है, फ्रेश वाटर लेक है जो कि कश्मीर में है। और ग्लेशियर्स के पिघलने से, मतलब जो बर्फ़ के पिघलने से यहाँ पे वाटर कहीं ना कहीं क्या होता है, इकट्ठा होता है, कंजर्व होता है। ओके, तो यहाँ पे एक नहीं, जैसे डल झील, डल लेक भी है वहाँ पे, बिनताल है, लोकटल है। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। ओके, मतलब फ्रेश वाटर लेक्स इसको कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ द लेक्स। मतलब लेक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। तो लेक्स आर यूजफुल टू मैन इन मैनी वेज। सम रिवर्स हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेक्स। आप देख सकते हैं कि इनका जो इम्पोर्टेंस है, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि कुछ रिवर्स का जो ओरिजिन हुआ है वो लेक से ही होता है। इन दिस रीजन विच इज़ हैव मोर रेन, मोर वाटर्स कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द लेक्स। जनरली क्या है, जो लेक्स होती हैं उसमें ज़्यादातर जो वाटर जो होता है, या देख सकते हैं कि उसमें कंजर्व करने की, इकट्ठा होने की, या पानी को रखने की, उसमें जो है क्या होता है, रेनी जो वाटर होता है वो एकदम रेन वाटर जो होता है वो जनरली क्या होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा एरिया में अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है लेक्स में। ओके, तो एक्यूमुलेट वाटर कैन बी यूटिलाइज फॉर द इरीगेशन एंड द अदर पर्पज़। जो हमने इकट्ठा किया है, एक्यूमुलेट किया है वाटर को, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा, जहाँ कंजर्व करते हैं वाटर को। तो एक तरीके से अगर मान लीजिए जहाँ गड्ढा खोद करके हम मतलब पानी जो रेन वाटर है उसको इकट्ठा कर दें। ओके,
इन फ्यूचर वो काम आता है। ओके, अदरवाइज़ अगर क्या होता है, रेन वाटर क्या होता है, नालों के या जो बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं उनके थ्रू फ्लो होते हुए वो सीधा रिवर्स में जाता है, और रिवर्स के थ्रू सीधा कहाँ चला जाता है, सी में और ओशंस में चला जाता है। ओके, बट उसको कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पॉन्ड्स और लेक्स जो बना दिए जाती हैं, जिसमें क्या होता है कुछ नेचुरल लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं, कुछ मैन मेड्स होते हैं जो कि जनरली पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे वाटर को कंजर्व किया जाता है और इन फ्यूचर इन फ्यूचर उस वाटर का यूज़ किया जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आप शायद आई थिंक समझ में आ जाएगा आपको, आई डोंट नो बट यू अंडरस्टूड और नॉट। ओके, तो जो मतलब इसी से रिलेटेड है, पहले इसको रीड कर लेते हैं देन उसके बाद समझाते हैं। द स्टोर वाटर कैन बी ऑल्सो यूज द ड्यूरिंग द ड्रॉट रिजर्वर्स Weirs and lakes are formed due to the dams are useful the generating hydropowers. Few the lakes are enhance the natural beauty. Hence, the such as lakes have been developed as a tourist spot. Lakes are also the important for the fishery and its a tourist resort. इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना लेक्स का, वो क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी होता है। दूसरा चीज़ क्या है, वहाँ वाटर मतलब वहाँ से जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाइड्रो पावर, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी की जा सकती है। ओके, नेचुरल ब्यूटी के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ पे जो फिशरी भी की जाती है, मतलब मछली पकड़ जो पालन किया जाता है वो भी होता है। तो ये इस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है किसका, रिवर्स का, इजंट इट। नेक्स्ट वन है सॉरी रिवर्स नहीं, लेक्स का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर? रिवर्स हैज ए रिमेनिंग मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। रिवर्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वाटर. These are the very much important of many humans activities. It is a satisfied basic and needs of the man's agriculture and industry have been developed due to the rivers. Ancient civilization also the flourished along rivers. Major cities has developed along the rivers bank. Delhi, Kolkata, Ahmedabad, and Bharuch and Surat, etc. Rivers is considered to the basis for the agrarian country like India. Ancient recent time rivers water and utilized for the drinking, irrigation, hydropower and the navigation. It means the economic importance of the role. इसका अगर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द रोल अगर बात करें तो जो रिवर्स हैं उनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है कि आप देखेंगे कि जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर विदाउट वाटर के एग्रीकल्चर करना मतलब इम्पॉसिबल है। तो रिवर्स के जो वाटर की एबिलिटी होती है, जो रिवर्स है वो वाटर की एबिलिटी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है किसके लिए, जो एग्रीकल्चर करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे कि जितनी भी जो है एग्रीकल्चर जहाँ हो रहा है वहाँ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड क्या है, इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, ये डेवलपमेंट का मतलब ये डेवलप कहीं ना कहीं क्या है, इंडस्ट्री भी डेवलप होती है और एग्रीकल्चर भी डेवलप्ड होता है। ओके, रिवर से। तो आप देखेंगे जो सिविलाइजेशन, जो एंशिएंट टाइम में सिविलाइजेशन जो थे, इट मीन्स जो सिटी फाउंड की गई थी या सिटीज़ अभी भी देखेंगे तो आप अभी भी हैं वो सिटीज़, बड़ी बड़ी ऐसी सिटीज़ हैं जो कि रिवर्स के आसपास ही कहीं ना कहीं क्या है, बस गई हैं। जैसे आप देखेंगे दिल्ली भी एक रिवर के पास है, कोलकाता भी, अहमदाबाद भी, भरूच भी, सूरत भी। तो ये जो है रिवर्स के पास में ही कहीं ना कहीं लोकेटेड है। ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं और जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, आप देख सकते हैं। तो ये रिवर्स के पास ही इसका कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, और जो रिवर्स हैं उनसे क्या है कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, इरीगेशन होता है, ड्रिंकिंग होता है, जो इसका यूटिलाइजेशन और नेविगेशन भी होता है, इजंट इट। नेक्स्ट वन इज रिवर पॉल्यूशन। River water is used more than the domestic activities, agriculture and industrial production. We known as the river and Lokmata. Consider it is to be very holy, and at we release industrial influent in the rivers. The Suez water is dumped into the rivers or near to the city. Besides, we also throw the solids wastage in the rivers. As the result, their rivers water is polluted. Thus, the water polluted increasing due to the industrialization and urbanization. Pollution of the rivers water has been become our national big problems. Government is putting is a specific effort to the prevent rivers pollution. At this stage, public participation is equal expanding along with the government efforts. It means आप देख सकते हैं कि
ये देखिए जो इसमें बताया कि रिवर पॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि इसमें जो आप जनरली जो रिवर के आसपास जो मतलब रिवर के आसपास क्या है, हमने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ये इस्टेब्लिश होता है। तो जो इंडस्ट्री से जो गंदा पानी या गंदा कचरा या सॉलिड फॉर्म में जो कचरा होता है या गॉर्जेज होते हैं, वो क्या है, आप देख सकते हैं कि नालियों के थ्रू रिवर्स का जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर, उसको क्या कर दिया जाता है, पॉल्यूट कर दिया जाता है। ओके, तो जनरली जो है रिवर के आसपास जो डंप भी किए जाते हैं, इसके रिवर का वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री एरिया से जो पॉल्यूटेड है, या फिर हम लोग अपने मतलब आप देख सकते हैं अपने उसमें एरिया के आसपास भी जो रिवर्स ऐसी हैं जो कि हम लोग कचरा या जो भी और भी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो गंदी होती हैं, उनको हम रिवर्स यानी फ्रेश वाटर जो होता है रिवर्स, वहाँ जनरली हम इसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उसमें फैला देते हैं। और ये जनरली जो है पॉल्यूशन किसकी वजह से बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हों, और अर्बनाइजेशन वो होता है जहाँ पे लोग, इट मीन्स जो अर्बन मतलब होता है शहरीकरण, इट मीन्स जहाँ शहर मतलब सिटी है, अगर वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैलता जा रहा है, इट मीन्स वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं रहने के लिए। विलेजेस एरिया से जो है सिटीज़ एरिया में जब लोग आएंगे रहने के लिए तो अपना घर बनाएंगे, और घर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगा, उस एरिया में मतलब जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे और गंदी चीज़ों को नालियों मतलब कहीं ना कहीं रिवर्स में फेंकेंगे, तो उससे पॉल्यूटेड है उस चीज़ को। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेप्स उठा रही है। इसकी वजह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रिवेंट रिवर पॉल्यूशंस बनाए गए हैं, मतलब ऐसे एफर्ट लगा रही है, इससे कि कुछ प्लानिंग्स भी की गई है, बोर्ड्स भी बनाए गए हैं, और जो बोल सकते हैं कमीशंस भी हैं, जिसको कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया जा सके, किसको, वाटर पॉल्यूशन को। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मेजर टू द प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, मतलब किस तरीके से हम वाटर पॉल्यूशन को मतलब रोक सकते हैं, ऐसी क्या वो है। तो रूल्स टू द प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन शुड बी द इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली। वाटर प्योरीफिकेशंस प्रोजेक्टर मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल रिवर्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो मतलब रिवर्स का जो वाटर है उसको कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, उसको जो जो उसके रूल और रेगुलेशन है स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए, और कुछ प्रोजेक्ट भी क्या है उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए रिवर्स कंजर्वेशन के लिए। ओके, तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड शुड बी द फॉर्म टू द प्रिवेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम द रिलीजिंग इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, मतलब जो इंडस्ट्रीज से जो क्या है रिलीज हो रहा है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, उसको क्या है स्ट्रिक्टली प्रिवेंट किया जाए। ओके, in the rivers industrial unit should be filter harmful contents from the chemical influents before the release them it's the rivers in order to the keep the rivers water clean. Very citizens should be take care not to mix up the domestic wastage in the river, मतलब जो जनरली हम छोटे लेवल पे अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक एरिया में जो भी मतलब किया जाता है उसको कहीं ना कहीं वेस्टेज ना करें। वेस्टेज मतलब जो डोमेस्टिक जो वेस्ट है उसको कहीं ना कहीं रिवर्स में डिकम्पोज ना किया जाए, और लोग मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओके, तो दीज आर द मेजर टू द प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, इजंट इट। नेक्स्ट वन इज, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स। नेशनल रिवर्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये जो है बनाया गया है जिसकी वजह से क्या है रिवर वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, इजंट इट। नेक्स्ट वन इज नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज कंडक्टिंग एट द सेकंड स्टेज ऑफ गंगा रिवर्स प्यूरिफिकेशन। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं वाटर को कंजर्व करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए ऐसे स्टेप लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो these are the this is chapter is finished. These are the some questions has given to you, short questions and long questions. So you just try it. Okay, the give difference is Himalaya river and peninsular, I have told you. Explain the drainage pattern, water dividers, I told you. Explain the utility of the lakes, I told you. State the remedies to prevent the water pollution. Godavari is named as a Ganga of the south, give reasons. Okay, so these are very easy and simple questions. Okay, explain the Ganga river system, discuss the Narmada basin, describe the details of the Krishna and Kaveri basin. It is a so easy questions. You will read carefully the chapters and you will be able to give the answers each and every questions, isn't it? तो you will complete in your copy of this exercise questions. Okay, and आप बनाते रहिए फेयर कॉपी, कम टाइम टू टाइम बनाते रहिए क्योंकि आपका होमवर्क भी चेक किया जाएगा, isn't it? तो एक फेयर कॉपी एसएसटी की बना करके और जो जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हों उन चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाइएगा साथ साथ में। ओके, और आप ये सारी चीज़ों को देखने के लिए अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ थैंक यू सो मच।